हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जोलॉजी का सेकेंड यूनिट का सेकेंड लेक्चर को देखने वाले हैं, है ना। इससे पहले हम लोगों ने सेकेंड यूनिट का एक लेक्चर देख चुके थे जिसमें हम लोग साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़े थे। और आज जो हमारा वो सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, इसी वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। बोल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। यह जो है कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है, यानी एनर्जी उत्पन्न करता है। इसलिए इसको हम लोग कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ये जो होता है कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करता है। क्या बोल रहा है कि जो इसको आप एग्जाम्पल लेके समझिए यहाँ पर, ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का इंट्रोडक्शन है इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखिए, अगर आपका एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपका मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल से ही लेते हैं। अगर आपका मोबाइल का बैटरी, ठीक है, आपका अगर मोबाइल का बैटरी ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, मोबाइल बंद हो जाएगा, है कि नहीं। मोबाइल क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो होता है कोशिका में, ठीक उसी प्रकार कोशिका के पास ऊर्जा नहीं होगा तो क्या होगा भाई, कोशिका का कोई कार्य नहीं कर पाएगा। अगर कोशिका के पास ऊर्जा नहीं रहेगा तो कोई कार्य नहीं कर पाएगा, है कि नहीं, ठीक है। इसलिए कोशिका को लगातार क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और यही ऊर्जा कौन बनाता है, जो ऊर्जा बनाता है कोशिका के लिए कौन बनाता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। कौन बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और जो ऊर्जा बनाता है किस रूप में बनाता है, तो एटीपी के रूप में बनाता है। किसके रूप में बनाता है, एटीपी के रूप में बनाता है, ठीक है। ऊर्जा किसके रूप में बनता है, तो एटीपी के रूप में बनता है, ठीक है। एटीपी का जो निर्माण होता है वो सेलुलर यानी कोशिक सेलुलर रिस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर सिंपल सा बात याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है, ठीक है। और ये कोशिका के लिए क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। ऊर्जा उत्पन्न जो करता है वो किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। और एटीपी का निर्माण कैसे होता है, तो वो कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन निकल के आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, तो आपको राइट आंसर क्या देना है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तो आराम से बन गया, ठीक है। उसी को यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। वही बोला, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है और ये क्या करता है, कोशिका के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है। देयर फोर दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। वही बोला कि इसलिए उसको हम लोग कोशिका का ऊर्जागिरी कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। दे प्रोड्यूस एटीपी थ्रू सेलुलर रिजेक्शन। वही बोला, जो ऊर्जा उत्पन्न होता है वो एटीपी के रूप में होता है। और ये एटीपी जो निर्माण होता है वो कोशिकीय श्वसन द्वारा निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए अब इसके हम परिभाषा को देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का परिभाषा को देखते हैं, यानी डेफिनेशन को देखते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विझिल्ली यानी डबल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग है जो कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का परिभाषा क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विझिल्ली वाला कोशिकांग है जो क्या करता है भाई, कोशिका में एटीपी के रूप में क्या करता है, ऊर्जा निर्माण करता है, ठीक है। तो इसको आप जैसे क्या बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल है, यानी द्विझिल्ली वाला कोशिकांग है। तो मतलब इसके चारों ओर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यहाँ पर इसके चारों ओर क्या होता है, दो झिल्ली होते हैं, ठीक है। इसके चारों ओर कितने झिल्ली होते हैं, दो झिल्ली होते हैं। एक बाह्य झिल्ली जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा होता है आंतरिक झिल्ली जिसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन करते हैं। ये जो आपका यहाँ पर दिख रहा है ये क्या आपका,
ये बाह्य झिल्ली है, ठीक है, और ये जो आपका पीला पीला करके दिख रहा है ये क्या है, आंतरिक झिल्ली है, ठीक है। तो एक बात सिंपल सा याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी झिल्ली, परिभाषा की दृष्टि से ही देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया में कितना झिल्ली, दो झिल्ली। इसको ध्यान में रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में कितना झिल्ली भाई, दो झिल्ली। कौन कौन, आउटर मेम्ब्रेन जिसको हिंदी में हम लोग बाह्य झिल्ली कहते हैं, दूसरा इनर मेम्ब्रेन जिसको हिंदी में हम लोग आंतरिक झिल्ली कहते हैं, ठीक है। एक बाहर का झिल्ली जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे, जो अंदर का झिल्ली है उसको हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। इन्हीं दो झिल्लियों की सहायता से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का निर्माण किसके सहायता से होता है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के सहायता से, ठीक है। इसलिए इसकी परिभाषा में हमेशा दो बात को याद रखना है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की परिभाषा में हमेशा दो बात को याद रखना है। पहला बात तो डबल मेम्ब्रेन, दूसरा बात एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। पहली बात क्या है, डबल मेम्ब्रेन, दूसरा बात एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। यदि एग्जाम में पूछा जाए, यदि पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया को दो विशेषता को लिखे तो क्या लिखिएगा, तो आप सीधा सा लिखिएगा डबल मेम्ब्रेन और एटीपी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया दो झिल्ली कोशिकांग है और ये क्या करता है, एटीपी को बनाता है, ठीक है। आगे बात करें, अब आगे आती है, आगे हमारा क्या है, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया आर डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन द दैट प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिभाषा को भी समझ गए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं इसकी खोज के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता जो है वो कौन है, रिचार्ड एल्टमन। कौन है, रिचार्ड एल्टमन। ये जो है 1890 में इसका खोज किया, ठीक है। 1890 में क्या किया, इसका खोज किया। लेकिन इसका जो है लेकिन उस समय क्या किया, जो रिचार्ड एल्टमैन थे वो खोज तो किए, लेकिन क्या किया, इसका नाम नहीं दिया था, ठीक है। इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया था। नामकरण जो है वो कौन किया, तो नामकरण जो है वो कार्ल बेंडा ने किया। कब किया, तो 1898 में किया था। खोज कौन किया, रिचार्ड एल्टमैन किया। कब किया, तो 1890 में किया। और इसका नामकरण जो रखा, माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम रखा वो कौन रखा, कार्ल बेंडा रखा। कौन, कब किया था, तो 1898 में किया था, ठीक है। आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता कौन है, यानी ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप लोग का सीधा सा जवाब दीजिएगा रिचार्ड एल्टमैन। और अगर ये पूछेगा तो कब किया था, तो 1890 में। दो क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, खोजकर्ता और नामकरण के बारे में, ठीक है। उसी को यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है नीचे में, ठीक है। अब आगे बात करें, आगे हम इसकी संरचना की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, ठीक है। चलिए अब इसकी हम संरचना को देखते हैं, स्ट्रक्चर को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना चार मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना क्या होता है, चार मुख्य भागों से मिलकर बना होता है। पहला बाह्य झिल्ली जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा आंतरिक झिल्ली, तीसरा क्रिस्टी, तीसरा मैट्रिक्स। चलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से समझिए। पिक्चर जो यहाँ पर दिया गया था, यहाँ पर देखिए क्या बोला कि चार संरचना से मिलकर बनाता है। एक क्या बोला, बाह्य झिल्ली जिसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा आंतरिक झिल्ली, तीसरा क्रिस्टाई, तीसरा मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पिक्चर्स के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे यहाँ पर चलिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको हम समझते हैं। क्या बोला यहाँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के संरचना के कितने भाग हैं, तो चार मुख्य भागों से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन कौन, तो बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, क्रिस्टी, मैट्रिक्स से, ठीक है। इतना तो समझ गए। अब इसको हम जो है एक एक करके अच्छी तरीके से समझते हैं। बाह्य झिल्ली को भी अच्छे से तरीके से समझेंगे, उसके बाद आंतरिक झिल्ली को भी अच्छी तरीके से समझेंगे, उसके बाद क्रिस्टी को भी अच्छी तरीके से समझेंगे और मैट्रिक्स को भी अच्छी तरीके से समझेंगे आगे, ठीक है। सबसे पहले हम बाह्य झिल्ली को समझते हैं। सबसे पहले हम बाह्य झिल्ली को समझते हैं। बाह्य झिल्ली होता क्या है, तो बाह्य झिल्ली को हम लोग इंग्लिश में आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, इतना तो पता है। ये जो होता है चिकनी होता है, यानी स्मूथ होता है। बाह्य झिल्ली क्या होता है, चिकनी होता है यानी स्मूथ होता है। उसके बाद ये छोटे अणुओं को अंदर बाहर जाने देता है। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या करता है, वो चिकना होता है। उसके बाद ये क्या करता है, छोटे अणुओं को क्या करता है, अंदर बाहर जाने देती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की रक्षा करती है। बाह्य झिल्ली का काम क्या होता है, छोटे अणुओं को अंदर बाहर जाने देता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का रक्षा करता है। वही चीज़ इंग्लिश में देगा, इट इज स्मूथ, अलाउज स्मॉल मोलिक्यूल्स टू पास। उसके बाद प्रोटेक्ट्स द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद आता है आपका आंतरिक झिल्ली,
ठीक है, टोटल 4 संरचनाएं थे, 4 संरचनाएं से मिलकर बना होता है। तो हमने बताया कि चारों संरचना को अच्छी तरीके से समझना है, जिसमें कि हम लोग पहला संरचना को समझ गए बाह्य झिल्ली को। दूसरा आता है आंतरिक झिल्ली, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या करता है, चलिए, ये क्या करता है, ये अंदर की ओर मुड़ी रहता है। जो आंतरिक झिल्ली है ये अंदर की ओर मुड़ी रहती है। इसी पर एटीपी बनने वाला एंजाइम पाए जाते हैं। इसी पर क्या होता है, एटीपी बनने वाला एंजाइम पाया जाता है। यह कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है। ठीक है, ये क्या है, कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है। वही चीज को इधर इंग्लिश में देगा, इट इज फोल्डेड इनवर्ट एंड दूसरा द कंटेंट्स एंजाइम फॉर द एटीपी प्रोडक्शन, यानी एटीपी बनाने वाला एंजाइम पाया जाता है इस पर। और उसके बाद इट इज द मेन साइड ऑफ द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम तीसरा संरचना को देखते हैं, यानी क्रिस्टी को देखते हैं। ठीक है, क्रिस्टी को देखते हैं। आंतरिक झिल्ली की मोड़दार संरचनाओं को क्रिस्टी कहते हैं। आंतरिक झिल्ली की मोड़दार संरचनाएं को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, इन पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी चैन, ट्रांसपोर्ट चैन तथा एटीपी सिंथेस पाए जाते हैं। और ये जो होता है एटीपी निर्माण यहीं से होता है। क्रिस्टी ये हमारा तीसरा संरचना है। इसमें क्या होता है भाई, यह जो होता है आंतरिक झिल्ली मोड़दार संरचनाएं को क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी किसको कहते हैं, तो क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली की मोड़दार संरचना को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और इन पर जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ईटीसी बोलते हैं, तथा एटीपी सिंथेस पाया जाता है। ठीक है, ये जो होता है एटीपी का निर्माण जो होता है यहीं से होता है। एटीपी का निर्माण कहाँ से होता है, तो क्रिस्टी से होता है। ठीक है, अब हमारा चौथा संरचना आता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर द्रव्य भाग है। मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतर द्रव्य भाग है। यह निम्नलिखित पाए जाते हैं। यह इसमें इसमें निम्नलिखित पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें एंजाइम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, उसके बाद 17S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। हम लोगों ने चारों संरचनाओं को अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में। तो पहला कार्य आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी का निर्माण करना है, यानी एटीपी का निर्माण करना। दूसरा कार्य आ जाता है कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन करना। तीसरा कार्य आ जाता है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। चौथा कार्य आ जाता है कोशिका की चपा चपा सॉरी चयापचय क्रियाओं में सहायता करना। पांचवा कार्य आता है कोशिका के कार्यों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना, कोशिका के कार्यों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना। यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया है। ठीक है, उसी को यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया प्रोड्यूस एटीपी एनर्जी। ठीक है, उसके बाद प्रीफॉर्म सेलुलर रिस्पिरेशन। उसके बाद तीसरा कार्य आ जाता है, तीसरा फंक्शन आ जाता है रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। चौथा कार्य आ जाता है हेल्थ इन मेटाबॉलिज्म। पांचवा कार्य आता है सप्लाइज एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। ओके, अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं एटीपी क्या होता है। एटीपी के तो बारे में हम लोग पढ़े, एटीपी होता क्या है, एटीपी क्या होता है। एटीपी तो आप लोग 9th क्लास में ही पढ़ते आ रहे होंगे, तो बहुत कोई से है पता ही होगा। ठीक है, अगर पता नहीं है तो कोई बात नहीं। एटीपी होता क्या है, तो एटीपी जो होता है कोशिका की एक ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी क्या है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। ठीक है, कोशिका की लगभग सभी क्रियाओं के लिए क्या होता है, एटीपी का आवश्यकता होता है। क्या बोला, कोशिका का जो लगभग क्रियाएं होगा, काम होगा, वो उसके लिए क्या होगा, एटीपी का आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, उसी को इंग्लिश में नीचे दिया गया है, एटीपी इज नाउ एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। वही बोला, एटीपी जो है कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। इट इज द रिक्वायर्ड फॉर द ऑलमोस्ट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, यानी कोशिका का जो लगभग काम होगा उसके लिए एटीपी का जरूरत पड़ता है, यानी आवश्यकता होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का महत्व। माइटोकॉन्ड्रिया का महत्व, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का महत्व महत्व ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहला हमारा आता है कोशिका का ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, दूसरा आता है जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ठीक है, कोशिका
को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। उसका तीसरा आ जाता है एटीपी के बिना कोशिका कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। चौथा आ जाता है कोशिका, इसे कोशिका का ऊर्जा गिरी यानी पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस भी कहा जाता है। उसी को इंग्लिश में नीचे दिया गया है। पहला नंबर प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल, प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सेल। दूसरा आता है एसेंशियल फॉर द सर्वेल। तीसरा आता है द सेल कैन नॉट फंक्शन विदाउट एटीपी। चौथा आता है हिंस इट इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, चलिए अब आगे हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इन ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के बारे में बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन को देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो होता है वो प्रक्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर भोजन से प्राप्त ऊर्जा का क्या करता है, उपयोग करके एटीपी बनाया जाता है। यह कोशिका में एटीपी बनने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ठीक है। क्या बोला कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जो है वो प्रक्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, आंतरिक झिल्ली पर भोजन से प्राप्त ऊर्जा उपयोग करके एटीपी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एटीपी बनाया जाता है। यह कोशिका में एटीपी की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, समझे। उसी को यहाँ इंग्लिश में दिया गया, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इज द प्रोसेस बाय विच एटीपी इज प्रोड्यूस्ड ऑन देयर इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया यूजिंग द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम food molecules. It is the major process of the ATP production in the cell. Okay, अब आगे हम बात करते हैं इसकी परिभाषा को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इंट्रोडक्शन को समझ गए होंगे। अब इसकी हम परिभाषा को देखते हैं, डेफिनेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी ईटीसी और एटीपी सिंथेसिस की सहायता से एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है। अब आगे बात इसी को इंग्लिश में नीचे में देगा, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन इज द प्रोसेस इन विच एटीपी इज द फॉर्मेट फ्रॉम एडीपी एंड ऑर्गेनिक फास्फेट यानी पीआई विदाउट द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ईटीसी एंड सिंथेसिस। क्या बोला, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और एटीपी सिंथेसिस की सहायता से क्या करता है तथा अकार्बनिक फास्फेट जिसको शॉर्ट में पीआई बोल सकते हैं से एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। चलिए अब आगे इसकी हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं ये कहाँ होता है, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है ये कहाँ होता है। तो ये प्रक्रिया जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली तथा क्रिस्टी पर होता है। ये कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली, ओके, और क्रिस्टी पर होता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ होता है इसका कार्य, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली और क्रिस्टी पर होती है। दिस प्रोसेस टेक द प्लेस ऑन द इनर मेम्ब्रेन एंड क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसके आवश्यक घटक के बारे में देखते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस की आवश्यक घटक के बारे में बात करते हैं। इस प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित आवश्यक है जैसे कि NADH हो गया, FADH2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, O2, ADP हो गया, और कार्बनिक फास्फेट हो गया, ATP सिंथेसिस एंजाइम हो गया, ठीक है। इन सभी के लिए क्या है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का आवश्यक घटक हैं ये सभी, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आगे इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। तो पहला प्रक्रिया आता है NADH और FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन को देता है। दूसरा प्रोसेस आता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन तक क्या करता है, पहुंचता है। तीसरा प्रोसेस आता है, इस दौरान ऊर्जा निकलता है, इस दौरान क्या होता है, ऊर्जा निकलता है जिसमें H+ आयन आंतरिक झिल्ली के बाहर पंप किया जाता है। उसके चौथा प्रोसेस आता है, H+ आयनों की अधिक मात्रा बनने से एक प्रोटॉन ग्रेडेंट बनाता है।
पांचवा प्रोसेस रहता है H+आयन एटीपी सिंथेसिस के माध्यम से वापस मैट्रिक्स में आता है। चौथा प्रोसेस रहता है एटीपी सिंथेसिस एडीपी और पीआई को मिलाकर एटीपी बनाता है। ओके। सातवां प्रोसेस रहता है अंत में ऑक्सीजन O2 इलेक्ट्रॉन और H+ आयनों का ग्रहण करके जल यानी H2O बनाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को भी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। अब आगे बात करते हैं ऑक्सीजन की भूमिका, ऑक्सीडेटिव फ्लोरेसेशन में ऑक्सीजन की भूमिका, रोल ऑफ द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस प्रक्रिया का अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रायी है। ठीक है, यानी फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सपेक्टर है। यदि ऑक्सीजन ना होगा, यदि ऑक्सीजन ना हो तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन यानी ईटीसी, ठीक है, रुक जाती है और एटीपी का निर्माण नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी को इंग्लिश में नीचे कहता है ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द प्रोसेस। Without oxygen the electron transport chain stop and ATP cannot the produced। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। चलिए हमारा यहाँ तक ही था। चलिए, हाँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे और उसके बाद ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस को भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।